आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कभी अपने ही घर में कैद हुए हैं आप लोग, या कभी खुद ही के घर में घुटन महसूस हुई है? मुझे हुई है। वो 3 दिन, या यूं कहें तो वो 3 रात मुझे अपनी जिंदगी भर याद रहेंगे। वो हादसा ही कुछ ऐसा था कि मैं उसे अपने जीते जी तो भूलने से रहा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ था। वो घर जहां हम फिलहाल शिफ्ट हुए थे वो बाकी जगहों की तरह नहीं था। वो घर एक बहुत ही शांत जगह पर था। दूर दूर तक उस घर के अलावा दूसरा और कोई घर वहां पर नहीं था। वैसे भी शांत खाली जगहों पर रहना मुझे तब काफ़ी पसंद आता था। खैर, जो भी हो, धीरे धीरे वक्त बीता और हम उस माहौल में धीरे धीरे ढलने लगे। ऐसे ही अचानक एक दिन सुबह हमारे टेलीफोन पर फ़ोन आया और खबर मिली कि गांव में नाना जी का देहांत हो गया है। खबर सुनकर मम्मी रोने लगी, पापा भी काफ़ी उदास से हो गए। बहरहाल मम्मी और पापा को उसी वक्त गांव के लिए निकलना पड़ा। मैं नहीं जा सकता था क्योंकि स्कूल में तब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, जिस वजह से मुझे घर में अकेले ही रहना पड़ेगा, और वो भी लगभग 2-3 दिनों के लिए। खैर, जो भी हो, एग्ज़ाम भी ज़रूरी था, जिस वजह से मुझे रुकना ही पड़ा। पापा मम्मी के जाते ही मैं घर में ताला लटकाकर स्कूल एग्ज़ाम देने निकल पड़ा और लौटा लगभग शाम को। खाना तो मम्मी बनाकर गई थी, मगर वो 3 दिनों तक चलेगा नहीं। खैर, जब तक चलता है तब तक तो खाया जाए, यही सोचकर मैंने खाना खा लिया। धीरे धीरे शाम की हल्की रोशनी रात के गहरे खामोश अंधेरे में तब्दील होने लगी, जिसके साथ ही साथ आसपास का माहौल भी रोजाना की तरह ही सन्नाटे में डूब गया। जैसा कि वहां आसपास कोई घर नहीं था, तो चहलकदमी भी एकदम से रुक गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके पढ़ाई कर रहा था। रात के यहीं कोई 9:30 बज रहे होंगे। तभी अचानक से एक जोर हवा का झोंका आया और घर की सभी खिड़कियों में खटपट की आवाज़ पैदा कर चला गया। आवाज़ें इतनी अचानक और ज़ोरदार हुईं कि मैं पल भर के लिए कांप सा गया। किसी भी तरह खुद को शांत किया और बिस्तर पर से उतरकर सभी खिड़कियों को एकाएक बंद करने लगा। अब ये मौसम को क्या हो गया है? मन ही मन में ये बुदबुदाते हुए मैं वापस बिस्तर पर आया। ना जाने क्यों अब पढ़ने का मन नहीं किया, तो मैं चादर तानकर अपनी जगह पर पसर गया। सोचा सुबह उठकर पढ़ लूँगा। बंद खिड़कियों के बावजूद भी मैं हवाओं की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। मतलब हवाएं काफ़ी तेज थीं। ऐसे ही लेटे लेटे न जाने कब मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो घर के मेन दरवाजे पर जोरदार दस्तक हो रही थी। दस्तक की आवाज़ सुन मैं तुरंत उठकर बैठ गया। घड़ी की ओर निगाहें घुमाई तो रात के 11:15 बज रहे थे। मैं डर गया कि भला इतनी रात के कौन आया होगा। सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं। आखिर मैं था तो 15 साल का बच्चा ही। मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं। मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर बिस्तर पर से उतरकर दरवाजे की तरफ गया और जोर जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है? कौन है बाहर? मेरे इतना चिल्लाते ही लगातार हो रही दस्तक बंद हो गई और फिर एक आवाज आई, आयुष बेटा, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूं, जल्दी। आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि ये पापा की आवाज है, मगर पापा इतनी रात के कैसे आएंगे? खैर, मैंने झट से दरवाजा खोला तो पापा तुरंत घर के अंदर आ गए, जिस पर मैंने पापा से पूछा, पापा आप इस वक्त, और मम्मी कहाँ है? तो पापा बोले, मम्मी अभी नहीं आएगी बेटा, मैं आ गया। इस पर मैंने कहा,
अच्छा आप बैठिए, मैं पानी लाता हूँ। लिहाजा मैं पानी लाने किचन को चल गया। मुझे अब भी काफ़ी अजीब सा लग रहा था। ना जाने क्यों दिल नहीं मान रहा था कि पापा इस वक्त आएंगे। खैर मैं पानी ले जाकर पापा को दे दिया। तभी अचानक से मुझे एक बात पर गौर आया कि पापा इतनी बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आए, मगर उनके कपड़े तो ज़रा भी नहीं भीगे हैं और ना ही उनके शरीर का कोई हिस्सा भीगा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने जाकर टेलीफोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, बेटा ज़्यादा रात तक जागना मत और घर के सभी दरवाजे बंद करके सोना। आवाज़ पापा की थी। मेरे हाथ से रिसीवर छूट गया। मैं अपना आधा होश खो चुका था। पीछे पलटकर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर देखना तो पड़ेगा। मैं झटके से पीछे पलटा, मगर पीछे ना तो पापा थे और ना ही कोई और। मैं बुरी तरह से डर गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने किसी तरह दरवाज़ा बंद किया और जो दौड़ लगाई सीधे अपने कमरे में जाकर ही रुका। उस रात और बाकी की दोनों रातें लगातार छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं, जैसे दरवाजे का अपने आप खुलना बंद हो जाना, खिड़की आवाज़ करना, घर में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देना। खैर फिर बाद में हमने वो घर छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। और दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे आती हैं नई भूतिया कहानियां। ये घटना आज से करीब 40 साल पहले की है, जो कि मेरे दादाजी के साथ घटी थी। ये पूरी घटना मैं आपको दादाजी की जुबानी सुनाऊंगा। आज से 40 साल पहले हमारा गांव शहर के मुकाबले काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही ट्रेन या बस की। हमारे गांव से स्टेशन 40 किलोमीटर दूर था, जहां पहुंचना एक दिन में संभव नहीं था। इसलिए जाते जाते एक रात रास्ते में ही गुजारनी पड़ती थी। वो भी रास्ता जंगलों के बीच से होकर जाता था। एक दिन अचानक ही मुझे कहीं जाना पड़ गया, जिस कारण मुझे ट्रेन पकड़ना था। मगर इतना लंबा रास्ता पैदल तय करना, ऊपर से एक रात जंगल में गुजारना, ये सोचकर मैं थोड़ा चिंता में पड़ गया। अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि गांव के जमींदार साहब की एक छोटी सी हवेली जंगल में है। जब कभी जमींदार साहब शिकार करने अपने दोस्तों के साथ जाते हैं तो रात वहीं पर गुजारते हैं। और मेरी अच्छी जान पहचान जमींदार साहब के मैनेजर से है, तो उनके बोलने पर शायद एक रात सिर छुपाने के लिए मुझे उस हवेली में जगह मिल जाए। ये सोचने के बाद ही मैं मैनेजर साहब के घर गया और उनको पूरी बात बताई, जिस पर मैनेजर साहब ने कहा, हवेली तो खाली है, आप वहाँ एक रात क्या 10 रात भी रुक सकते हैं, मगर आप वहाँ रुक पाइएगा? इस पर मैंने कहा, क्यों, क्या बात है उस हवेली में? जिस पर उस मैनेजर साहब ने बताया, मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है कि उस हवेली में आदिवासियों के भूत देवता रात को सोने आते हैं और उनकी मूर्ति हवेली के पीछे थोड़ी दूरी पर है। मैनेजर साहब की बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। मुझे हंसता हुआ देख मैनेजर साहब ने कहा, मुझे भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, मगर लोग ऐसा बोलते हैं। मुझे भी इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था, तो मैं रात को हवेली में रुकने वाला हूँ। अभी मैं वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वापस से मैनेजर साहब ने कहा, अच्छा विक्रम, मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज रात उस हवेली में गांव का एक और आदमी रुकेगा।
जिस पर मैंने सिर हाँ में हिलाया और वहां से चलता बना। घर पहुंचकर मैंने जब वक्त देखा तो वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे का, जिसके बाद मैंने नाश्ता किया और अपना बैग उठाकर जंगल के रास्ते स्टेशन की ओर चलता बना। जंगल का इलाका होने के कारण मुझे बस यही डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझे रास्ते में ना मिल जाए। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद मुझे वो हवेली दिखा, तो वो हवेली देखकर मुझे पता चल गया कि मैंने आधा सफ़र तय कर लिया है। अब अंधेरा भी होने वाला था, तो मैं चलकर हवेली के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक आदमी बरामदे पर बैठकर बीड़ी पी रहा है। थोड़ा नज़दीक जाकर देखने से मुझे पता चला कि वो राजेश है, जो हमारे ही गांव में रहता है, और शायद मैनेजर साहब ने मुझे इसी के बारे में बताया था। मैं चलकर राजेश के पास गया और हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। राजेश को भी पहले से उस भूत देवता के बारे में पता था, मगर वो भी इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। खैर, अभी हम बातें कर ही रहे थे, तभी मैंने राजेश से पूछा, तूने क्या उस पुतले को देखा है? जिस पर राजेश ने कहा, हाँ, मैंने देखा है। वो काफ़ी डरावना सा दिखने वाला एक लकड़ी का पुतला है। राजेश की इस बात को सुनकर मुझे भी उस पुतले को देखने का मन हुआ, लिहाजा मैं उठकर हवेली के पीछे उस पुतले को देखने चला आया। कुछ कदम चलने के बाद मुझे वो पुतला दिखा, तो सच में वो एक लकड़ी का काफ़ी डरावना सा पुतला था, मानो किसी ने किसी भूत को पुतले में बदल दिया हो। खैर, मैं चलकर हवेली वापस आ गया। मेरे वापस आने के करीब 5 मिनट के बाद ही काफ़ी तेज बारिश शुरू हो गई, वो भी कड़कती बिजली के साथ। अब अंधेरा भी हो चुका था, जिसके बाद मैं और राजेश कमरे के भीतर गए और बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। करीब 2 घंटे बैठकर बातें करने के बाद राजेश दूसरे कमरे में जाकर सो गया, मगर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बाहर बरस रही तेज बारिश को महसूस कर रहा था। अभी मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ ही था कि तभी मुझे बाहर बरामदे में से किसी के चलने की आहट महसूस हुई, मगर इतनी रात को इतनी तेज बारिश में कौन होगा? कहीं सच में वो भूत यहाँ सोने तो नहीं आता है? और राजेश तो कब का सो गया, तब कौन होगा? अभी मैं ये सोच ही रहा था, तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक इतनी जोरदार हो रही थी मानो कोई काफ़ी गुस्से से मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर मैं सहम गया और उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया, मगर मेरा दरवाज़ा कोई लगातार खटखटाए जा रहा था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया, और तभी मुझे बाहर से किसी के कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई दी, मगर उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो ना तो किसी इंसानी भाषा है और ना ही किसी इंसान की आवाज़। अभी मैं डर से काँप ही रहा था कि तभी एकदम से दरवाजे पर दस्तक और वो आवाज़ बंद हो गई। अभी मैं एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर बैठा हुआ ही था कि तभी वापस से एक बार फिर मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर इस बार एक अलग ही आवाज़ आई, विक्रम, विक्रम, दरवाज़ा खोलो विक्रम। उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया कि ये राजेश की आवाज़ है। मैं उठकर झट से दरवाज़ा खोला तो राजेश दौड़कर मेरे कमरे के भीतर आ गया और चिल्लाकर बोलने लगा, विक्रम, विक्रम, दरवाज़ा बंद कर। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसके बाद मेरे पूछने पर राजेश ने वही बताया जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ घटा था, यानी वही दरवाजे पर दस्तक और किसी आदमी के अजीब से भाषा में कुछ बोलना।
हम दोनों इतना डर चुके थे कि हमने अलग अलग कमरे में ना सोकर एक साथ एक ही कमरे में सोना बेहतर समझा। खैर, काफ़ी देर तक लेटे रहने के बाद मुझे नींद आ गई। अभी मैं सोया ही था कि तभी एकदम से मेरी आंख खुल गई तो मेरे कानों में किसी के काफ़ी तेज हंसने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि वो हंसने की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि वो किसी इंसान की हो नहीं सकती थी। तभी मैंने जब अपने बगल में देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। दरअसल अब राजेश ना तो मेरे बगल में था और ना ही मेरे कमरे में, मगर राजेश गया तो गया कहाँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर बाहर देखूं, और बाहर लगातार किसी के हंसने की आवाज़ मुझे साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। पूरी रात डर के साथ बिताने के बाद सुबह होते ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि बाहर खून ही खून फैला हुआ था, मगर राजेश कहीं भी दिख नहीं रहा था। फिर मैं जब भागकर उस मूर्ति के पास गया तो उस मूर्ति में खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत डर गया और भागकर स्टेशन पहुंचा। फिर जब मैं वापस लौटा तब पता चला कि राजेश की लाश जंगल से बरामद हुई। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि उसी भूत ने राजेश को मारा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।